तो हेलो एवरीवन, आज वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले किसके बारे में? मध्य प्रदेश की कृषि और सिंचाई के बारे में अपन इस वाली जो है लेक्चर में डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द के बारे में समझ लेते कि एग्रीकल्चर शब्द बना कैसे है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्या एग्रीकल्चर का अर्थ होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखोगे आप, एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा के एक शब्द से बना हुआ है। कौन से? एग्रोस से तथा कल्चर से बना हुआ है। किससे? दो शब्दों से मिलकर, एग्रोस और कल्चर से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस शब्द किस भाषा का है आपका? तो क्या आंसर हो जाएगा? लैटिन भाषा का आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और जैसे एग्रोस शब्द किससे? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। एग्रोस का मतलब क्या होता है? भूमि। और कल्चर का मतलब क्या होता है? जुताई होता है। इस प्रकार एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? अपने भूमि की जुताई हो जाएगी। एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से? एग्रोस प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस का मतलब भूमि और कल्चर का मतलब क्या हो जाएगी? जुताई। तो भूमि की जुताई करना ही क्या कहलाता है? अपना एग्रीकल्चर कहलाता है। कृषि के अंतर्गत और सारी चीजें भी शामिल होती है, जैसे पशुपालन शामिल हो जाएगा। और कौन सी? पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन जैसी चीजें भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। अब आपको 5 F याद रखने हैं। कितने? 5 F कृषि से संबंधित। ठीक है। इस टाइप की जैसे टर्मिनोलॉजी है, उसका आप मेंस में अगर प्रयोग करोगे तो आपको नंबर मिलने की जो प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। तो 5 F का मतलब क्या होगा? सबसे पहले F का मतलब होगा फूड, दूसरे का फूडर, तीसरे का फीड, फाइबर और फ्यूल आदि जो क्रियाएं होती है, ये सभी कृषि के अंतर्गत शामिल होती है। मतलब कृषि के अंदर कितनी क्रियाएं शामिल होती? 5 क्रियाएं शामिल होती। कितने? 5 F याद करना है आपको। एक F से कौन सा हो जाएगा? फूड हो जाएगा। दूसरे F से क्या हो जाएगा? फूडर हो जाएगा। तीसरे F से क्या हो जाएगा? फीड हो जाएगा। चौथे से फाइबर और पांचवे से क्या हो जाएगा? फ्यूल हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी देखो, अगर कृषि की अगर बात करें तो कृषि की विश्व में अगर विकास क्रम की अगर बात करोगे तो कृषि का विकास विश्व में 10,000 ईसा पूर्व के पहले आरंभ हो रहा था। कब? ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, क्लियर है आपको? जब ईसा मसीह जो है, उनके जन्म के पहले की जो चीजें हैं वो सभी ईयर क्या आएंगे? ईसा पूर्व में। और जो ईसा मसीह है, उनकी डेथ के बाद की सारी चीजें किसके? ईस्वी के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? तो कितने ईसा पूर्व कृषि का आरंभ प्रारंभ हुआ? तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? 10,000 ईसा पूर्व आपका कृषि का आरंभ प्रारंभ हुआ। कितने? 10,000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। क्लियर? ये सभी अपन देख लेना। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 70% पॉपुलेशन, कितनी? 70% पॉपुलेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी हुई है? कृषि से जुड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश की अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसके 49% एरिया पर क्या होती है? कृषि देखने को मिलेगी। वही लिखा हुआ है, देखो, मध्य प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या किस पर जुड़ी हुई? कृषि पर निर्भर करती है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कितने? 49% क्षेत्रफल पर क्या होती है? कृषि आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं कि क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं एग्रीकल्चर को पढ़ने के, उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सोइल्स के बारे में अपनों ने देखा था। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हो जाएगी? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। हाँ, और लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। इन सभी के ऊपर अपनों ने डिस्कस करा था। एक मिश्रित प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड वाले एरिया में देखी थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी के 3 टाइप होते हैं, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी कौन सी? जो है आपकी आती है लाल पीली मिट्टी। क्लियर है? फसल के प्रकारों की अगर बात करें तो फसल आपको पूरे जो है साल में अपन 3 टाइप की फसलों को डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी आपकी खरीफ की फसल, एक होगी रबी की फसल, एक हो जाएगी आपकी जायद की फसल हो जाएगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अगर प्रमुख फसलों की अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश में गेहूं की कृषि होती है, सोयाबीन की कृषि होती है। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। इसके अलावा किसकी? कपास की कृषि होती है मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर वगैरह इलाके में, पश्चिमी मालवा के कुछ क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगी। बागवानी के अंतर्गत फल, सब्जियां, मसालों की कृषि आ जाएगी। सिंचाई की मध्य प्रदेश में प्रमुख साधन की अगर बात करेंगे, कुएं एवं नलकूप आ जाएंगे, नहरें आ जाएगी, तालाब देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं और नलकूप से, लगभग 67% एरिया पर आपको सिंचाई देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुएं और नलकूप से सिंचाई देखने को मिलेगी आपको कौन से? मंदसौर जिले में देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसके अलावा अपन देखेंगे
एग्रो एक्सपोर्ट जोन के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर फसलों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 2 प्रकार की फसलें आपको देखने को मिलेगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की फसलें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे खरीफ की फसल के ऊपर। खरीफ की जो बेसिकली जो है वर्षा काल में जो फसलें बोई जाती है उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? खरीफ की फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। और अभी जो शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाएगी उनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? रबी की। और एक होती है जायद की फसलें, जो बेसिकली कब? गर्मी के मौसम में जब ये अपनी रबी की फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद जो फसलें बोई जाती है उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? जायद की फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले खरीफ की फसलों के ऊपर अपन डिस्कशन करें तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत सबसे पहले इसके 3-4 डायमेंशन अपने पढ़ने के होंगे कि खरीफ में खाद्यान्न फसलें क्या होती, तिलहनी फसलें क्या होती है और दलहनी फसलें कौन कौन सी हो सकती। तो अगर खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती? चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा देखने को मिलेगी। कितनी? 4 फसलें। चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा। ये वाली स्लाइड अच्छे से देख लेना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जैसे 2020 के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था आपसे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे उसमें गेहूं, बाजरा, ठीक है, धान और दिया होता ज्वार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसमें? गेहूं आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी फसल खाद्यान्न में सर्वाधिक प्रयोग? देखो ना, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल गेहूं खाया जाता है सबसे ज्यादा, तो गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से तिलहनी फसलों की अगर बात करें जिनसे तेल निकाला जा सकता है तो ऐसे कौन से हो जाएंगे? कपास, तिल, मूंगफली और कौन सी हो जाएगी अपनी? सोयाबीन देखने को मिलती। क्लियर है? खरीफ की है ना, खरीफ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अपन। दलहनी फसलें कौन सी हो जाएगी? उड़द, अरहर और मूंग हो जाएंगे। इसी टाइप से अन्य फसलें जूट और तंबाकू देखने को मिलती। क्लियर है? अब बात करते हैं रबी की फसलों के ऊपर, वही डायमेंशन रहेंगे। खाद्यान्न फसलें कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएंगे और जो हो जाएंगे। तिलहनी फसलें कौन सी हो जाएगी? अभी कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? सरसों बोई जाती है, सूरजमुखी, अलसी, इस टाइप की देखने को मिल। और दलहनी फसलों में चना बोया जाता है, मसूर, मटर देखने को मिलेगा। और अन्य फसलें कौन सी हो जाएगी? अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया जैसी फसलें आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो एक एक करके अपन एक एक फसल के ऊपर अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी हो जाएगी आपकी? गेहूं हो जाएगी। ठीक है, और जो है गेहूं कौन से इसकी आ जाएगी? रबी की प्रमुख फसल देखने को मिलेगी। क्लियर? अब एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले खरीफ रबी क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या होता है खरीफ, क्या होता है रबी। तो अगर बात करें खरीफ की तो देखो इस वाली टेबल से काफी चीजें आपकी क्लियर होने वाली। इसके साथ ही अगर मेंस में खरीफ, रबी और जायद तीनों एक साथ 3 नंबर में पूछ ले तो आपको इसी प्रकार से टेबल बना के वहां आनी है। 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला क्या लिखोगे? किस प्रकार की फसल है, तो ये कौन सी मानसून के ऊपर डिपेंड करती है तो मानसून ही हो जाएगी, या वर्षाकालीन फसल हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी अपनी? शीतकाल में ठंड ऋतु में बोई जा रही है। और ये कब बोई जाती है? ग्रीष्मकालीन फसल हो जाएगी। टाइप पता है। अब बात करेंगे इसकी बुआई कब होती है, तो सोयाबीन वगैरह की बुआई कब करते हैं अपन? जून जुलाई में करते हैं। जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। और अभी वाली फसलों की अभी बुआई चल रही है अक्टूबर नवंबर में, जो शीतकालीन फसलों जैसे गेहूं वगैरह की बुआई चल रही है, चने वगैरह की, धनिया। जायद की फसलों की बुआई कब करते हैं अपन? मार्च अप्रैल में करते हैं। इनकी कटाई की अगर बात करें तो कब कटाई की जाती है? सितंबर अक्टूबर में कटाई हो गई। और इनकी कटाई होने के बाद कौन सी हो जाएगी? रबी की फसलें अपनी बोई जाती। उसके बाद फरवरी मार्च में किसकी कटाई हो जाती है? रबी की फसलों की। जैसे इनकी कटाई होगी फिर कौन सी फसलें लगा सकते हैं अपन? जायद की फसलें लगा सकते हैं। और इनकी कटाई मई जून में हो जाएगी। जैसे इनकी कटाई होगी उसके बाद पुनः अपना कौन से लगा सकते हैं? वापस ये खरीफ की फसल लगा सकते हैं। क्लियर है इतना? अगर इनके अंदर फसलों की अगर बात करें तो खरीफ में कौन सी हो जाएगी? मक्का हो जाएगा, धान हो जाएगा, कपास, सोयाबीन जैसी फसलें देखने को मिलती है। रबी की फसलों की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? गेहूं, सरसों, मटर, चना और जायद में तरबूज, ठीक है, और मूंग जैसी फसलें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उड़द भी हो जाएंगे इसके अंदर शाम। स्थान की अगर बात कर ले तो टेबल याद कर लेना कौन से क्या स्थान है, कुछ समझने लायक इसमें चीजें है नहीं। अगर फसलों की अगर बात करें तो फसलें कितने कितने प्रकार की हो सकती। सबसे पहले की अगर बात करें तो कौन सी? रेशेदार फसलें हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? रेशेदार फसलें हो जाएंगी। रेशेदार फसलों से तात्पर्य क्या है? ऐसी फसलें जिनसे क्या निकलता है? रेशा निकलता है, उनको किसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा? रेशेदार फसलों के अंतर्गत शामिल कर दीजिए। ऐसी मध्य प्रदेश में फसलें उगाई जाती है, जैसे जूट की कृषि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर की जाती है, कपास की कृषि की जाती है। ठीक है, इनसे जो रेशे निकलते हैं उन्हीं से कपड़े बनते हैं।
जूट से अगर बात करोगे तो जूट के बैग, जैसे अपने यहाँ नॉर्मली धान भरने के लिए बोरियों का प्रयोग करते तो किससे बनती है? जूट से ही बनती है। इसके अलावा कौन सी हो जाएगी? पटसन हो जाएगा आपका, और सनई आपके देखने को मिलेगी। क्लियर है? कौन सी? जूट, कपास, पटसन और सनई देखने को मिलेगा। इसी टाइप से उद्दीपन फसलें, क्या उद्दीपन फसलें मतलब जिनको खाने पीने से आदमी एकदम एनर्जी फुल हो जाता है। जैसे लो एनर्जी फील कर रहा हो, अपन चाय पी लेते तो एनर्जेटिक फील हो जाते, नहीं हो जाता? उसी टाइप से कौन सी हो जाएगी? चाय हो जाएगी, कॉफी हो जाएगी। और जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अफीम का नशा होता है, किसी को कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, तो वो सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक, बेसिकली बीड़ी तो तेंदुपत्ता से बनती है अपने, तंबाकू की कृषि होती है, अफीम हो जाएगी, गांजा हो जाएगा, और भांग जैसी फसलें हो जाएगी। चारा फसलें हो जाएगी जो गायों वगैरह को जो है अपने पशुपालन में यूज होते हैं, जो पशु होते हैं उनको चारे के रूप में जो फसलें उगाई जाती है वो सभी चारा फसलों के रूप में आ जाएगी। जैसे नेपियर घास हो जाएगी आपकी, बरसीम हो जाएगा, ठीक है, रिचका हो जाएगा। इस टाइप की फसलें इसके अंदर शामिल होती है। नेपियर, ज्वार, रिचका, बरसीम जैसी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएगी। जड़े फसलें, ठीक है, ऐसी फसलें जो कैसे होती, जिनके अपन जड़े खाते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से तना फसलों की अगर बात करें तो कौन सी? आलू हो जाएगा, अदरक, प्याज, लहसुन वगैरह इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। इसी टाइप से तिलहनी फसलें, मतलब जिनसे ऑयल का अपन जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसके अंदर कौन सी? क्लियर है? ये सारी फसलें हो जाएगी। इसी टाइप से दलहनी फसलें, जिनसे दालें वगैरह अपन उगा सकते हैं, तो कौन सी? ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएगी। इसी टाइप से नगद फसलें, जिनको अपन बेच के डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं, वो सभी किसके अंदर शामिल होगी? नकदी फसलें के अंतर्गत शामिल होगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी? गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास जैसी चीजें शामिल हो जाएगी। क्लियर है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है ना? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन सुनना, गन्ना, कपास, ठीक है, कॉफी, गेहूं। गेहूं नहीं है, ठीक है। इधर देखो ना, कॉफी तो लिखा हुआ है ना, कपास, मूंगफली, तंबाकू और गन्ना जैसे। अफीम उद्दीपक फसलों में आएगी। किस में आएगी? उद्दीपक फसलों में अफीम को शामिल किया जाएगा। फिर खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी? गेहूं, चावल, मक्का जैसी चीजें। गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल देखने को मिले। बेच सकते हैं, पर बेसिकली उसको नकदी फसल में कंसिडर नहीं करके किस में कंसिडर किया जाता है? खाद्यान्न फसल में किया जाता है। क्लियर? बेचते तो है ना। देखो बढ़िया फोटो भी लगा रखे सर ने, और फोटो देख देख के पढ़ो आराम से। अब फसलें नहीं देखी हो तो वहां भी अपन देख लेंगे। ये क्या हो गए अपने? गेहूं हो गए। ठीक है, गेहूं की अगर बात करें तो किस कुल का पौधा है गेहूं? ग्रेमिने। जैसे किसी भी फसल को अपन पढ़ेंगे तो बेसिकली 3-4 पॉइंट पर देखेंगे अपन कि किस कुल का पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, इसकी कौन सी क्लाइमेट में सुटेबल होता है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को होती है, किस टाइप की फसल है, खरीफ की है कि रबी की है, इस टाइप से इसकी कौन कौन सी प्रजातियां हो सकती है ये देखेंगे। और मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में इसकी कृषि होती है, ये 5-6 डायमेंशन पे पढ़ेंगे। उनके उत्पादन के बारे में भी आप देख सकते हो कि कितना उत्पादन हुआ, यहाँ नहीं देखा, मेंस में आप देख सकते हो। ठीक है, उत्पादन कितना हुआ, कैसे के कितने क्षेत्रफल पर बुआई। अगर ये 6-7 डायमेंशन आपने देख लिया किसी भी फसल के, तो अगर आपसे मेंस में 5 नंबर में किसी भी फसल की स्थिति पूछी गई, जैसे प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर उठा के देखोगे तो पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सोयाबीन की स्थिति बताओ, तो उसमें क्या यही डायमेंशन आपको लिखने पड़ेंगे। कौन सी कुल का पौधा है, कौन सी फसलें जो है, कौन सी किस्में यहाँ मिलती है, कौन सी जलवायु यहाँ इसके लिए, वर्षा देखने को मिलेगी, मिट्टी देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्रफल में इसकी कृषि होती है, उत्पादन देखने को मिलेगा, कितना उत्पादन हुआ, कितने हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई। ये 6-7-8 डायमेंशन आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 3 से 3.5 नंबर उस आंसर में मिलेंगे। क्लियर है? तो अब एक एक करके अपन सारी फसलों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले गेहूं आ जाए, किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? टिट्रिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम देखने को मिला है। कौन सी जलवायु में होती है? समशीतोष्ण जलवायु में देखने को मिली। क्या होती है समशीतोष्ण जलवायु? क्लियर है ना? उसके बाद देखो औसत वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होगी तो वहां भी जो है अपनी ये उग जाएगा। किस्मों की अगर बात करें तो शरबती, लोकमत, सुजाता, कल्याण, मैक्रोनी जैसी जी। मैक्रोनी गेहूं से ब्रेड बनते ना अपने, वो इसी प्रजाति की जो गेहूं है उससे बनाए जाते हैं। किससे? मैक्रोनी गेहूं से। क्लियर है? तो कौन कौन से हो जाएंगे? शरबती, लोकपर, सुजाता और मैक्रोनी जैसे किस्में इसकी देखने को मिलती।
हाँ उसमें भी करते हैं, ब्रेड में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, टिट्रिकम एस्टिवम हो जाएगा, समशीतोष्ण 100 सेंटीमीटर से कम। किसमें हो जाएगा? अगर इसके रोगों की अगर बात करें तो कौन से हो जाएंगे? किट्टू रोग हो जाएगा, टुंडर रोग जैसे देखने को मिलते हैं। क्लियर है। मध्य प्रदेश में कहाँ का सिंचाई होती? मालवा वाले रीजन में होती है, और नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है वहां भी आपको इसकी सिंचाई, ये जो कृषि देखने को मिलती है। तो कौन कौन से? होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर, मालवा वाला पट्टा हो जाएगा, खासकर पश्चिमी और पूर्वी मालवा इसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। ये सारे डायमेंशन के ऊपर आपको याद करना। कौन से कुल का पौधा है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। वानस्पतिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चावल की। तो चावल किस कुल का पौधा है? ये भी ग्रेमिनेसी कुल का पौधा देखने को मिलता है। इसका वानस्पतिक नाम कौन सा है? ओराइजा सटाइवम। वानस्पतिक नाम याद कर ले, पीएससी पूछता है। 2016 की प्रीलिम्स के पेपर में पूछा अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो हो सकता है आगे चल के चावल का पूछ ले, गेहूं का पूछ ले, तो पहले से प्रिपेयर रहे तो बढ़िया है। तो चावल का क्या हो जाएगा? ओराइजा। किस प्रकार का जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार की जो है फसल देखने को मिलती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला रीजन अपनों ने देखा था, जहाँ पानी ज्यादा गिरता है। जहां पानी ज्यादा गिरता है बेसिकली वहां आपको किसकी कृषि देखने को मिलेगी? धान की कृषि देखने को मिलेगी। तो कौन सा हो जाएगा अपना? पूर्वी मध्य प्रदेश, बेसिकली बालाघाट, शिवनी वगैरह देखने को मिलेगा। बालाघाट का जो एक चिन्नौर चावल है उसको हाल ही में जो क्या मिला? पिछले साल जीआई टैग मिला हुआ है। इसी टाइप से कौन कौन से? चिन्नौर चावल हो गया, गोल्डन राइस हो गया। गोल्डन राइस आप जो साइंस का पढ़ा रहे हैं सर, तो उसमें आपको जो है पढ़ाएंगे सर की जो है बीटी बैंगन, बीटी कपास, गोल्डन राइस, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना विटामिन ए। इसकी प्रमुख प्रजातियां ये देख रहे अपना, चिन्नौर, रंजीत, असम, गोल्डन राइस, हंसा, सम्राट, काली मुछ। रोग कौन सा होता है इसमें? अंगमारी रोग देखने को मिलता है। और अपनों ने इसके जो है जिले तो देख ही लिए। क्लियर है। इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक चीजें है नहीं। अब बात करेंगे, आपका क्या हो गया? मक्का हो गया। कौन से कुल का पौधा है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा देखने को मिलता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेज। इसकी किस्मों की अगर बात करें तो पिंडल, डेट, सरताज, गंगा 11 और डेक्कन जैसी इसकी किस्में देखने को मिलती है। व्हाइट बर्ड। अग्रणी राज्य कौन से आ जाएंगे आपके? छिंदवाड़ा और अपना नीमच। नीमच में जो कंजेड़ा का पठार है, इस वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा मक्के की कृषि होती है। तो ये वाला रीजन आ जाएगा अपना कौन सा? नीमच वाला एरिया। और कौन सा आ जाएगा? छिंदवाड़ा आ जाएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, कॉफी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉफी की कृषि मध्य प्रदेश में बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल पर की जाती है। कितने? बहुत ही कम क्षेत्रफल पर। जो बैतूल जिले का एक क्षेत्र पड़ेगा आप कुकरू खामला करके, कौन सा? कुकरू खामला। वहां बेसिकली आपको किसकी कृषि देखने को मिलेगी? कॉफी की कृषि आपको देखने को मिलेगी। कॉफी की अगर बात करें तो कौन से कुल का पौधा है? रूबिएसी कुल का पौधा देखने को मिलता है। किस्में कौन कौन सी देखने को मिलेगी? एक अरेबिका किस्म देखने को मिलेगी, और कौन सी? रोबेस्टा किस्म देखने को मिलेगी। और सबसे उच्चतम क्वालिटी की कॉफी की किस्म की अगर बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा? अरेबिका आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। रोबेस्टा का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। तो प्रश्न पूछ लेगा भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से प्रकार की कॉफी का होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रोबेस्टा होना चाहिए। क्लियर है। एक और कौन सी किस्म होती है? लाइबेरिका होती। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला बैतूल, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कुकरू खामला, है ना? कुकरू खामला में होता है। क्लियर है। विशेष क्या कुकरू हिल्स पे होती है। ब्रिटिश जो एक नागरिक थे, कौन? सेंट विलफोर्ड ने जो है इसको उगाया था सबसे पहले। कितने? 110 हेक्टेयर पे इसकी कृषि हो रही है। क्लियर है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन का फोटो लगाने की जरूरत थी क्या? सोयाबीन तो देखी होगी आप। तो सोयाबीन की अगर बात करें तो कौन से कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा देखने को मिलता है। इसके अगर वानस्पतिक नाम की अगर बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइडसिन मैक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्लाइडसिन मैक्स हो जाएगा। कौन से कुल का है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसकी किस्मों की अगर बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा? अहिल्या, अलंकर, पीएम 1024, समृद्धि और प्रतिकर जैसी आपकी किस्में देखने को मिलेगी। और कौन सा हो जाएगा आपका? जिले उज्जैन और धार जैसे जिले इसके अंदर बेसिकली मालवा वाला बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मध्य नर्मदा घाटी। कपास की अगर बात करें तो कपास कौन से कुल का पौधा है? मलवेसी कुल का पौधा देखने को मिलते हैं। मलवेशी या मालवेशी भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है ना। किस्मों की अगर बात करें तो कौन सी? शामली, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी जैसे किस्में देखने को मिलती। अग्नि राज्य कौन से? खंडवा और खरगोन है, ठीक है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये चारों जिलों में इसकी कृषि देखने को मिलती है। और इन चारों जिलों को संयुक्त रूप से कपास के उत्पादन के कारण किस नाम से जाना जाता है?
सुनहरे जिले भी कहा जाता है। कौन से? खगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर देखने को मिलता है। तंबाकू आप देख रहे थे, तंबाकू का पौधा कैसा होता है? तो तंबाकू का पौधा कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक, कैसा? ये तंबाकू का पौधा रहता है। तंबाकू का उपयोग किस में करेंगे? बीड़ी बनाने में, लोग खाने में भी इसका उपयोग करते हैं। किस टाइप की फसल आ जाएगी? उद्दीपक प्रकार का जो अपने डिवीजन करा था उसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? निकोटियाना। निकोटियाना इसका वानस्पतिक, ये जो अपना कौन सा वानस्पतिक नाम हो जाएगा? जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। इसकी किस्मों की अगर बात करें, निकोटियाना रेस्टिका और निकोटियाना टोबेका हम देखने को मिलती है। रीवा और सतना में इसकी कृषि होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं आइए गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने ही देखो, है ना, ये गन्ना हो गया। गन्ने का जो है वानस्पतिक नाम, ये किस कुल का पौधा है? पोइसी कुल का पौधा है। इसके वानस्पतिक नाम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक्रम ओफिसिनेरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्रम ओफिसिनेरम हो जाएगा। अगर जलवायु की अगर बात करें तो कौन सी जलवायु का है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। किस्मों की अगर बात करें तो कौन सी? बाहुबली और श्री। प्रश्न आ गया, बाहुबली किसकी, किस किस्म की जो है, यह बाहुबली किसकी किस्म है? ऑप्शन दे दिया आपसे गन्ना, ऑप्शन दे दिया आपसे कपास, सोयाबीन और गेहूं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक किस्म बाहुबली नाम की आपको बांस की भी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो कौन सी हो जाएगी? अपने यहाँ क्या याद रखना, बाहुबली किसकी किस्म है? गन्ने की। कौन से में होता है? नरसिंहपुर जिले में इसका उत्पादन देखने को मिलता है और कुछ मालवा वाले बेल्ट में भी आपको देखने को मिलता है। फिर आती है मूंगफली। तो मूंगफली की अगर बात करें तो कौन से कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा देखने को मिलता है। वानस्पतिक नाम क्या है? एराकिस हाइपोजिया नाम देखने को मिलता है। कौन सी जलवायु देखने को मिलती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उग जाता है। और इसकी किस्मों की अगर बात करें तो कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम देखने को मिलती है। और इसके अग्रणी उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा? खंडवा और खरगोन देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब एक और फसल की बात कर लेते हैं। स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिकली इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, आप नाम ही है, याद ही करना है, तो इसलिए अपन स्पीड से पढ़ते जा रहे हैं। जहां समझने की चीजें आएगी वहां रुक के आराम से समझेंगे भी सही। सरसों की अगर बात करें तो कौन से कुल का पौधा है? बेसाक्रेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंपेट्रिस नाम देखने को मिलता है। जलवायु समशीतोष्ण, पूसा बोल्ट इसकी किस्में हो जाएगी। और उत्पादक मध्य भारत का क्षेत्र पड़ा था। जब डिवीजन पढ़ रहे थे तब देखा था कि जो है इस वाले बेल्ट को सरसों की हांडी कहा जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादन होगा तभी तो सरसों की हांडी बोलेंगे। तो कौन सा बेल्ट हो जाएगा अपना? ऊपर वाला बेल्ट मुरैना और ग्वालियर वाला। अफीम का वानस्पतिक नाम पीछे पूछा हुआ है तो आगे चल के कभी रिपीट भी हो जाए तो क्या नाम, वानस्पतिक नाम हो जाएगा इसका? पेपेवर सोमनीफेरा। और अग्रणी राज्य क्या है? मंदसौर और नीमच। क्लियर है? मंदसौर और नीमच में ही इसकी कृषि क्यों होती है? प्रश्न बन गया आपसे इंटरव्यू में। जैसे आप नीमच के निवासी हो तो बेसिकली आपसे प्रश्न बन सकता है कि वो, ये प्रश्न मेरे से बना भी था कि जो है सर ये बताओ कि मंदसौर और नीमच में ही इसकी कृषि क्यों होती है? तो बेसिकली किसी भी फसल के लिए वहां का सुटेबल क्लाइमेट डिपेंड करता है। जैसे अपने नीमच और मंदसौर का जो क्लाइमेट है बेसिकली आपको कैसा दिखेगा? अफीम की फसल के लिए एकदम सुटेबल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे साधारण काली मिट्टी टाइप की फसल देखने को मिलेगी, ठीक है? वर्षा कम ही चाहिए होती है इसके लिए, तो लगभग यहाँ वर्षा कम ही होती है। टेम्परेचर भी लगभग मैनेज ही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो इस टाइप से इस फसल के लिए जो है अपने यहाँ सुटेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसी कारण जो है अफीम की पैदावार अपने यहाँ मंदसौर और नीमच वाले जोन में देखने को मिलती है। वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनी फेरा है। क्या है? फेरम, फेरा या फेरम, ठीक है, क्लियर है? और अग्रणी राज्य कौन से हो जाएंगे? मंदसौर और नीमच। अफीम की सर्वाधिक पैदावार अगर आपसे पूछ ले तो क्या आना चाहिए आपका? मंदसौर आना चाहिए ना। उसके बाद कहाँ होती है? नीमच में होती है। सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है अफीम की? मंदसौर में। उसके बाद कहाँ होती है? नीमच में होती है। क्लियर है? अब बढ़े आगे। दिया है ना 20 का, 2020 का इंटरव्यू दिया है, उसके बाद 2021 का मेंस अभी लिखा है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। 2022 का वापस मेंस है मेरा। अभी बात करते अपन इसकी, पहले पढ़ ले क्योंकि अपना फिर सारा जाएंगे तो क्लास छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? तो दलहन के ऊपर चर्चा करते। दलहन किस कुल का पौधा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा। और अग्रणी उत्पादक जिले कौन से आ जाएंगे? तो नरसिंहपुर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ बागवानी फसलों की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको जो है आम की अगर बात करें तो आम की बेसिकली स्पेशली दो प्रजातियां देखने को मिलेगी। कौन कौन से? एक आपको देखने को मिलेगा नूरजा आम और एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा?
सुंदर जाम देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये जो नूरजहां ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का। एक कट्टीवाड़ा अभियान अपनों ने पढ़ा था ना, तो वही कट्टीवाड़ा क्षेत्र में आपको अलीराजपुर के आसपास ये नूरजहां देखने को मिलेगा। इस एक आम का वजन आपको 6 किलो के आसपास देखने को मिलेगा, इतना बड़ा आम होता है और लगभग 1200 रुपए किलो के आसपास इसकी प्राइस होती है। ठीक है, बहुत कम उत्पादन होता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, खाने को नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो नूरजहां कहाँ देखने को मिलेगा? अलीराजपुर में। और सुंदर जाम कहाँ देखने को मिलेगा? रीवा में। हाल ही में सुंदर जाम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है पिछले साल ही। क्लियर है? आंवला पन्ना में। आंवला जिला किसको कहा जाता है? पन्ना जिले को कहा जाता है। और पन्ना में क्या होता है? आंवला को, आंवला से बहुत सारी औषधियां बनती है। ठीक है, जब अपनों ने वन पढ़े थे तब एक चूर्ण के बारे में पढ़ा था, त्रिफला चूर्ण के बारे में। ठीक है, आंवला। ठीक है, क्लियर है? तो वहां भी इसका यूज होता है। तो ये पन्ना में होता है। आंवले की प्रमुख किस्म कौन सी हो जाएगी? कंचन हो जाएगी और कृष्ण में आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद कहा कौन सी फसल आती है? अंगूर। अंगूर की कृषि रतलाम में होती है और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रतलाम जिले में ही देखने को मिलेगा। पपीता की अगर बात करें तो धार और रतलाम में इसकी कृषि होती है। केले की अगर बात करें तो सर्वाधिक केले कहाँ उगाए जाते हैं? बुरहानपुर में। अब सर्वाधिक केले जहाँ उगाए जाएंगे वहीं केला अनुसंधान केंद्र भी होगा। तो केला अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुरहानपुर हो जाएगा। अमरूद की कृषि क्या होती है? रीवा में। ललित अमरूद नाम की एक प्रजाति है, जैसे सुंदर जाम है ना, उसी टाइम से ललित अमरूद काफी फेमस देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में मसालों की अगर कृषि कर कहाँ कहाँ होती है? 2020 के मेंस में पूछा गया था मसाला उत्पादन योजना के बारे में। 3 नंबर में केवल फसलें लिखते थे, तो मसाला उत्पादन योजना में 2-3 फसलें आपकी शामिल होती। कौन कौन सी? एक आपकी शामिल होती है मिर्ची। ठीक है, धनिया और लहसुन, इसकी बेसिकली 3 फसलें आपकी उसमें देखने को मिलेगी। क्लियर? अपन आगे भी उसके ऊपर डिस्कस करने वाले। आलू की अगर बात करें तो आलू सर्वाधिक देखने को मिलता है इंदौर जिले में। इंदौर जिले में अगर आप जाओगे, अगर वहां पढ़ाई करने का मौका मिला, अगर आप वहाँ हॉस्टल में रुक गए, ठीक है, हॉस्टल में, तो वहां आपको हर सब्जी में आलू देखने को मिलेंगे। दाल में भी वो लोग आलू डाल देते हैं, किसमें? दाल में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो क्यों डालते हैं? क्योंकि आलू की पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए उनको सस्ते पड़ते हैं, इसलिए डाल देते हैं। ठीक है? तो आलू की पैदावार कहाँ हो जाएगी? प्याज खंडवा में। लहसुन तो अपने यहाँ होते ही है, मंदसौर में हो गया, नीमच में हो गया, और जहां उत्पादन होगा वहीं पार्क होगा। लहसुन पार्क का प्रस्तावित है मंदसौर में। धनिया गुना में। ठीक है, और नीमच में भी अपना धनिया होता है, तो गुना और नीमच दोनों जिले इसके अंदर शामिल होंगे। टमाटर कहाँ होता है? जबलपुर में। मटर जबलपुर में। अदरक छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो मसाले और उत्पादक जिले। सबसे पहले देखो मसालों के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएंगे अपने। सबसे पहला देखो मिर्ची। मिर्ची है ना, तो मिर्ची का उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा और खरगोन में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? खंडवा और खरगोन में देखने को मिलेगा। आ रहा नजर? मिर्ची का उत्पादन कहाँ होगा? खंडवा और खरगोन में। जो खरगोन जिले का एक बेदिया करके जो जगह है, वहां पे जो है मिर्ची की मंडी लगती है। कौन सी? मिर्ची की मंडी। मिर्ची की मंडी लगती है। ठीक है, कौन सा? बेडिया करके गांव, बेदिया भी लिखते हैं, बेडिया भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? बुरहानपुर में। और धनिया का उत्पादन गुना और नीमच वाला बेल्ट आ जाएगा। इसी टाइप से फल उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? रतलाम में। सब्जी उत्पादन सर्वाधिक पूछ लेगा तो छिंदवाड़ा, और मसाला उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा आ जाएगा? बुरहानपुर आ जाएगा। क्लियर है? याद करने लायक चीजें, समझने लायक चीजें कुछ है नहीं इसमें, तो आपको पढ़ना ही है। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। वानस्पतिक नाम के ऊपर फोकस करना सबसे ज्यादा, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद मेंस में भी प्रश्न बन सकते हैं। अपनों ने देखा कि कैसे लिखना रहेगा मेंस में आपको। क्लियर है? सारे डायमेंशन क्लियर। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसके ऊपर? सिंचाई के ऊपर। मध्य प्रदेश में सिंचाई की अगर बात करोगे तो दो टाइप जो है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2 टाइप से सिंचाई हो सकती है। एक होती है भूमिगत जल से, और एक होती है किससे? धरातली जल से हो सकती। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर अपन कुआं हो गया, नलकूप, ट्यूबवेल अगर खोलकर उसके भूमि के अंदर से जल निकाल रहे हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? भूमिगत जल। और उसके अंतर्गत 2 प्रकार से कृषि हो सकती है। एक तो अपने यहाँ होती कुएं से, और किससे होती? नलकूप से। मध्य प्रदेश के लगभग कितने 67% एरिया पर किससे कृषि होती? ये जो सिंचाई होती है, कृषि बेसिकली सिंचाई। और सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहाँ हो जाएगी अपनी? कहाँ हो जाएगी? मंदसौर में देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसी टाइप से अगर बात करेंगे धरातली की, धरातल के ऊपर जैसे डैम बना दिया, कोई तालाब बने दिए उससे, तो सबसे क्या हो जाएगा? एक तो तालाब से सिंचाई हो जाएगी, और एक कौन से हो जाएगी? नहर से सिंचाई होगी। तालाब भी 2 प्रकार के होते हैं।
तालाब कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तालाब कैसे होते हैं? प्राकृतिक, और एक हो सकते हैं कृत्रिम। देखा तालाब अपनों ने, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कहीं नेचुरली अगर गड्ढा होने वहां पानी भर जाए तो उसको प्राकृतिक तालाब बोल देंगे। और बहुत सारी जगह अपनों सिंचाई के लिए क्या करते हैं, पहले जमीन में खुदाई करते फिर पानी भरते, तो कैसे हो जाएंगे? प्राकृतिक तालाब देखने को मिलेंगे। नहरें कैसे होती है? नियत वायु और अनियत वायु। नियत वायु से क्या तात्पर्य? मतलब जो हर बार, मतलब जैसे डैम में पानी ज्यादा है, डैम से नहरें निकालेंगे अपन, तो नियत वायु में क्या मतलब, जो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नहरें होती है वो कैसे हो जाएगी? नियत वायु। और वर्ष में केवल कुछ खास समयों पर अगर प्रवाहित करे तो वो कौन सी हो जाएगी? अनियत वाही नहरें हो जाएगी। क्लियर है? अब बात कुओं के और नलकूप के ऊपर अपनों ने डिस्कस कर लिया कि कितने परसेंट एरिया पर होती है, कौन से जिले में होती है। अब बात करते हैं तालाब के ऊपर। तो अगर तालाब की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई की लगभग केवल 2.7% भाग पर सिंचाई किसके द्वारा होती है? तालाब के द्वारा सिंचाई देखने को मिलेगी। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाब हो सकते हैं, और कितने? 2.7% एरिया पर आपको इससे सिंचाई देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, वहां आपको तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देखने को मिलती है। देखो, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ देखने को मिलेगी? बालाघाट में, वही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नहरों से सिंचाई की। तो नहरें कितने प्रकार की हो सकती है? नहरें 2 प्रकार की हो सकती है, नियत वाही रहे और अनियत वाही रहे। ठीक है? नहरों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल कितने? 16.8% भूभाग पर किससे कृषि होती है, इससे सिंचाई होती है? नहरों से। सर्वाधिक सिंचाई 67% किससे हो जाएगी? कुएं एवं नलकूप से। 2.7% तालाब से हो जाएगी। इसी टाइप से 16.8% किससे हो जाएगी? नहरों से हो जाएगी। ठीक है? तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। क्लियर है? और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो मंदसौर में होती है। इसी टाइप से नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो होशंगाबाद जिले में। 2 टाइप से देखे गए, पढ़ लेना। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं की अगर बात करें तो पूरा अपन देख चुके हैं इसके बारे में लेक्चर की शुरुआत में, कि मध्य प्रदेश में 3 टाइप की सिंचाई योजना हो सकती है। कौन कौन सी? देखो, एक होती है वृहद सिंचाई परियोजना, जहां पे कितने 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई होती है। अगर बात करें मध्यम घाटी तो कितने 2,000 हेक्टेयर से लेकर कितने 10,000 हेक्टेयर के। और एक होती लघु सिंचाई परियोजना, कितनी 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई होती। इसके अंदर कौन सी वृहद सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। क्लियर है? मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल घाटी परियोजना देखने को, अंतरघाटी परियोजना, चोरल परियोजना देखने को मिलती। क्लियर है? ये सभी अपनों ने देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। समझ तो आ रहा है ना इस पर? वैसे कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अब आंकड़े आगे देखो, यहां से देखो। ठीक है? सिंचाई में कौन से कुएं, निजी सरकारी नलकूप, तालाब आदि को शामिल किया जाता है। अब फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश के स्थान के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुल दलहन उत्पादन में भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान देखने को मिलता है। इसी टाइप से कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा देखने को मिलता है? द्वितीय। अभी और मध्य प्रदेश का जब इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इनके ऊपर और डिस्कस कर लेंगे, कहीं इनकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन तो नहीं आया है, उसके ऊपर देख लेंगे। अभी फिलहाल ये देख लो आप, तिलहन उत्पादन में कौन सा है? तृतीय स्थान देखने को मिलता है। ये देख लेना फिर कि बागवानी फसलों में कैसे क्या। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022 21-22 का अपन 22-23 के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर और देख लेंगे। तो प्रथम उत्पादन जैसे धनिया, लहसुन, टमाटर और कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान देखने को मिलता है। इसी टाइप से द्वितीय स्थान अमरूद का, फूल गोभी का, हरी मिर्च का, प्याज, अदरक, मेथी और अजवाइन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय तृतीय स्थान में कौन सा आ जाएगा? पपीता आ जाएगा, भिंडी आ जाएगा, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी, जैसे बंद गोभी, सूखी मिर्च, सौंफ वगैरह। और चतुर्थ स्थान में तरबूज, खरबूज, बैंगन, जीरा वगैरह इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं बहुत से। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना, सिंचाई से संबंधित कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2006 के आसपास एक अभियान चलाया जिसका नाम क्या था? जल अभिषेक अभियान चलाया, जो किससे संबंधित था? सिंचाई से संबंधित था। कब लॉन्च किया गया? 2006 में लॉन्च किया। इसके बाद ही 2007 में लॉन्च की गई स्कीम कौन सी? बलराम ताल योजना। कब? 2007 में। इसमें क्या होता है, जब किसी किसान को अगर अपने खेत में तालाब खोदना है तो उसके लिए सरकार क्या देगी? उसको सब्सिडी देगी। ठीक है? तो इसके अंतर्गत क्या होगा? सब्सिडी हो जाएगी। बलराम ताल योजना कब की? 2007 की। पूछा गया प्रश्न, बलराम ताल योजना कब शुरुआत की? तो 2007 में। जल अभिषेक अभियान 2006 में। खेत तालाब योजना 2007 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला टिटोरी।
प्रतिशत की दृष्टि से दतिया, और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी। और अपन इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो तब इनकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन हुआ क्या, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई कहाँ होती है? होशंगाबाद में होती है। सबसे कम डिंडोरी में। सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से दतिया में, और सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से डिंडोरी में होती। परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में डिंडोरी न्यूनतम आ जाएगा। क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पे होशंगाबाद, और परसेंटेज में फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दतिया आ जाएगा। क्लियर है? और देखो, पलकती सिंचाई डैम कहाँ है? रायसेन जिले में। पढ़ा था ना अपनों ने शुरुआत में जब हिस्ट्री के हिसाब डिस्कस कर रहे थे, जब बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पढ़ी थी, इसके इतिहास से स्टार्ट करा था, वहां पलकती सिंचाई डैम पढ़ा था, रायसेन वाला, वो हो जाएगा। 1923 में जो है बेनगंगा नहर और गुलाब सागर महान परियोजना महान नदी पर कौन से सीधी जिले में देखने को मिलते हैं। और कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आम अनुसंधान केंद्र, आम का उत्पादन कहाँ होता है? रीवा में अच्छा खासा होता है, तो रीवा में देखने को मिलेगा। तो आम अनुसंधान केंद्र कहाँ? गोविंदगढ़, रीवा में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में, होशंगाबाद के पवारखेड़ा में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको? खरमरिया, जबलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? खरमरिया, जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से वन अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? खरगोन में। कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए जहां जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है वहां अनुसंधान केंद्र भी वही लगाए जाएंगे। इसी टाइप से देखो, तो कपास का उत्पादन खरगोन में ज्यादा होता है, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? खरगोन में। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? बड़वानी में। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा, सीहोर में। इसी टाइप से राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? इंदौर में। मध्य प्रदेश कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ हो जाएगा? ये अमलाहा, सीहोर में हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर में। गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर का नाम पड़ा था, उसी में देखना। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। केला अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर में प्रस्तावित है, और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका? ग्वालियर में हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कहीं से कहीं डाउट है क्या? याद कर लेना, यहाँ से आपसे सही जोड़ी मिलान करने टाइप प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, रीवा में। गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, होशंगाबाद में। मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खरमरिया, जबलपुर में हो जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? खरगोन में। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? अमलाहा, सीहोर में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा, सीहोर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर में हो जाएगा। अंगूर रतलाम में। केला बुरहानपुर में। और आलू कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में हो जाएगा। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश के कुछ एग्रो स्पोर्ट जोन की बात कर लेते हैं। एग्रो स्पोर्ट जोन EAEZ का पूरा नाम क्या होता है? एग्री एक्सपोर्ट जोन होता है। ठीक, एग्री एक्सपोर्ट जोन क्या होता है? जहां उत्पादन होता है वहां से जो है, जैसे गेहूं का उत्पादन कहाँ हो रहा है? मध्य नर्मदा घाटी में हो रहा है, तो यहाँ से उत्पादन जो है गेहूं को कलेक्ट करना, और फिर जो अदर स्टेट हो गए दूसरे देशों में भेजने के लिए जो है बेसिकली एग्री जो है एक्सपोर्ट जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन जो क्या किए जाते हैं? स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कब बात हुई इसकी? 2002 में इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई? इंदौर से इसकी शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई पूछ लेगा। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत कहां से हुई? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंदौर से हुई। कब हुई? 2002 में हुई। क्लियर है? कब से हुई? 2002 में। कहां से हुई? इंदौर से हुई। क्या नाम है? पूछ लिया आपसे AEZ का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एग्री या एग्रो एक्सपोर्ट जोन हो जाएगा। क्लियर है? एग्रो माने कृषि वाला। ठीक है, तो कुछ उत्पाद शामिल है, देखो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्रो एक्सपोर्ट जोन देखने को मिलती। अब आलू की कृषि कहाँ होती? इंदौर के आसपास ज्यादा देखने को मिलती। लहसुन की कृषि कहाँ होती? मंदसौर, नीमच में देखने को मिलेगी। इसी टाइप से प्याज की कृषि अपनों ने खंडवा के आसपास देखी थी, तो उन्हीं के अनुसार एग्रो एक्सपोर्ट जोन। आलू का कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। प्याज खंडवा में। और लहसुन का कहाँ? नीमच, मंदसौर में देखने को मिलेगा। इसी टाइप से मसालों की कृषि कहाँ? गुना में होती ना, धनिया देखा था अपनों ने। लहसुन मंदसौर, उज्जैन और बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। मिर्ची की कृषि बुरहानपुर देखा था ना अपन। तो ये जो है मसालों के लिए कौन से ये एक्सपोर्ट जोन। शरबती गेहूं, गेहूं कहाँ कहाँ होते हैं? भोपाल में होता है, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। मालवा वाला बेल्ट, मध्य नर्मदा घाटी वाला बेल्ट और पूर्वी मालवा वाला बेल्ट इसके अंदर शामिल हो जाएगा। चना और मसूर के लिए का, मसूर के लिए विदिशा में, चना के लिए नरसिंहपुर में देखने को मिलता है। मसूर का विदिशा और रायसेन, और चना के लिए नरसिंहपुर में। इसी टाइप से संतरा की अगर बात करें तो संतरा का छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद में देखने को मिलता है। फसलें की अगर याद है आपको कि कहाँ किसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो आपको ये एग्रो एक्सपोर्ट जोन याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
प्रमुख किस्में अपन देख ही चुके हैं, एक बार इनके ऊपर आप जो है नजर घुमा लेना है कौन कौन सी किस किस की फसल है, ठीक है, किस किस की किस्म है। अब और देखो, अब मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र देखने को मिलेंगे? 5 क्षेत्र देखने को मिले। कितने? 5 क्षेत्र। प्रश्न पूछ लिया आपसे मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाए? 5। मेंस में ये टॉपिक दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है पूरा इकोनॉमिक्स में, कुछ नहीं करना है, मैप बनाना है, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लिखना है कि किस क्षेत्र पे फैला हुआ है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, कौन सी फसलें यहाँ उगाई जाती है। 3-4 डायमेंशन में आपको हर जो है जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र देखने को मिलते हैं? ये बेसिकली क्या है आपके फसल क्षेत्र है। क्या है? फसल क्षेत्र। तो फसल क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 5। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो जाएंगे आपके? 11 देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो फसल क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 5। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 11 देखने को मिलेंगे। टॉपिक का नाम क्या? मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र। तो फसल क्षेत्र 5 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले पूर्व में क्या होता है? चावल होता है, ये क्लियर है। तो ये वाला पूरा रीजन किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? चावल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? गेहूं का और चावल का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गेहूं चावल क्षेत्र हो जाएगा। मालवा वाला रीजन में किसका होता है? गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? गेहूं क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? गेहूं ज्वार क्षेत्र हो जाएगा। और ये वाला जो है पश्चिमी क्षेत्र कौन सा होगा? ज्वार कपास क्षेत्र हो जाएगा। 3-4 बार देखोगे चीजें याद हो जाएगी। पूर्व में कौन सा आ जाएगा? चावल क्षेत्र। बुंदेलखंड वाले बेल्ट में गेहूं चावल क्षेत्र। ऊपर मध्य भारत वाले क्षेत्र में गेहूं ज्वार क्षेत्र आ जाएगा। मालवा वाले रीजन में, पूर्वी मालवा में गेहूं क्षेत्र आ जाएगा। और यहाँ पे मध्य नर्मदा घाटी भी आपको देखने को मिलेगी। और पश्चिमी मालवा कौन सा आ जाएगा आपका? ज्वार कपास क्षेत्र के बेल्ट के अंतर्गत आ जाएगा। अब मध्य प्रदेश के कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको 11 कृषि जलवायु क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कितने? अपनों ने जब पढ़ा था ना इसके बारे में कि कितने होते हैं, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो 11 मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला देखने को मिलेगा आपको कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान। इसके ऊपर कौन सा देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। जब अपनों ने मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ा था तब लाइन से लिखवाए थे ना 11 के नाम, बस ये मैप में वहीं ड्रॉ किए हुए हैं। पहला कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाएगा। उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा अपना? कैमूर सतपुड़ा। यहाँ पे कौन सी कैमूर श्रेणी है और ये वाला रीजन किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। तो दोनों का मिश्रित रूप कौन सा आ जाएगा? कैमूर पठार और सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बेल्ट आपको पता ही है, बुंदेलखंड आ जाएगा। ये वाला कौन सा आ जाएगा? विंध्य पर्वत क्षेत्र आ जाएगा। और ये अपने मध्य नर्मदा घाटी वाला रीजन आ जाएगा। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा पठार आ जाएगा। फिर अगर बात करेंगे तो ये ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? गिर्द क्षेत्र बोला जाता है मध्य भारत के क्षेत्र को। यह सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? सरसों की हांडी बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला रीजन आपका क्या हो जाएगा? मालवा हो जाएगा। ये वाला झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? निमाड़ का मैदान हो जाएगा। क्लियर है? 11 के नाम क्लियर है। बस आपको अभी नाम ही याद कर लो। जब अपन पेंस का देखेंगे तब एक एक जलवायु प्रदेश के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? तो 11 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला आ जाएगा अपन छत्तीसगढ़, फिर कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी, फिर सतपुड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत और बुंदेलखंड का पठार, फिर गिरद क्षेत्र, मालवा, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र और निमाड़। ऐसे याद करना। देखो यहाँ से जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना है ना, फिर नीचे उतरना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, ऐसे याद करना तो याद आसानी से हो जाएंगे। मैप बनाना, 1-2 बार ड्रॉ कर लोगे तो यही की यही याद हो गए तो मेंस का काम भी अपना कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? 11 पाए जाते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया। आज में अपनों ने बहुउद्देशीय परियोजना किसने? कृषि के बारे में और सिंचाई के बारे में अपनों ने पूरा देख लिया। अब इसके आगे वाले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? इसके आगे वाले लेक्चर में अपन जो देख लेंगे कि यहाँ से उद्योग देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन खनिज के बारे में डिस्कस करें। एग्रीकल्चर हो गया, खनिज देख लेंगे, उद्योग देख लेंगे और परिवहन देख लेंगे। बेसिकली आपके यहाँ ज्योग्राफी वाला सेशन परियोजना के वहां खत्म हो गया था, यहाँ से इकोनॉमिक्स वाला सेशन चालू हो गया था। तो कृषि वाला हो गया, इसके बाद खनिज देख लेंगे, उद्योग और परिवहन देख के अपना जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री और कल्चर, और उसके बाद अपन पॉलिटी देख लेंगे। तो ओवरऑल अपना एमपी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन दूसरे सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है?
तो मिलते हैं फिर इसके अगले लेक्चर में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।